अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 13 लेक्चर्स में से आज हमारा पहला लेक्चर स्टार्ट होगा, जिसका पहला चैप्टर होगा हमारा सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था के लिए। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, एक ही लेक्चर के अंदर आपको हिंदी मीडियम वाले का भी मिलेगा और इंग्लिश मीडियम के लिए भी मिलेगा। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स यूपी बोर्ड का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम से हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम से हो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा पहला चैप्टर है, हमारा जो सबसे पहला चैप्टर होगा वो होगा सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। आपके पास नोटबुक होना चाहिए, नोटबुक रखिए अपने पास और कंटिन्यू तैयारी कीजिए। ठोस अवस्था, देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में से केवल 4 टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से हमारे टोटल 4 टॉपिक्स ही इंपॉर्टेंट हैं। मैं 1 बाय 1 एक टॉपिक को कवर करेंगे। हमारा सबसे जो पहला टॉपिक है, हम सबसे पहले उसे देखते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है टेबल। क्या है हमारा सबसे पहला टॉपिक? टेबल। इस चैप्टर का बेस होता है एमसीक्यू क्वेश्चन हो, चाहे हमारे न्यूमेरिकल हो, आंकिक प्रश्न हो, वो विकल्प प्रश्न, सब इसी से बनता है। मतलब एक क्वेश्चन जरूर बनता है यहाँ से। अब वो टेबल याद रखिए, उससे वो क्वेश्चन क्या बनेगा वो भी आपको समझ आ जाएगा। हमारे इस चैप्टर में एक टेबल होती है, जिसमें हमारे पास में 3 प्रकार की इकाई सेल होती है। साधारण घनीय इकाई सेल, सिंपल क्यूबिक सेल, केंद्रित घनीय इकाई सेल, बॉडी सेंटर्ड सेल, और एफसीसी, फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल, एफसीसी। ठीक है स्टूडेंट्स, बस आप अपना जो हिंदी वाले है वो हिंदी वाला नोट कीजिए, इंग्लिश वाले है वो इंग्लिश वाला नोट कीजिए। ये 3 प्रकार की इकाई सेल होती है और इन इकाई सेल से संबंधित होते हैं कुछ छोटे छोटे प्रश्न। देखिए, हमें सबसे पहला पढ़ना होता है क्या? जेड। जेड होता क्या है? जेड होता है प्रभावी परमाणु की संख्या, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इसे जेड से प्रदर्शित किया जाता है। अब ये जेड जो होता है ना, ये क्या होता है? एससीसी इकाई सेल के अंदर, एससी यूनिट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आ सकते हैं, वो जेड से रिप्रेजेंट करता है। एससीसी के अंदर कितने आ सकता है? 1, बीसीसी के अंदर 2 और एफसीसी के अंदर 4। ठीक है, ये आपको याद रहेगा कि एससीसी में टोटल परमाणु कितने आ सकते हैं, टोटल एटम्स 1, ऐसे 2 एंड 4। ये डायरेक्ट याद रखना होगा आपको। अब उसके बाद हम बात करते हैं सीएन। सीएन क्या होता है? हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या। अब समन्वय संख्या क्या होती है? अब हमारे पास में एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, ये 3 प्रकार की इकाई सेल है। इनमें एटम्स भी लगे हुए हैं, परमाणु भी लगे हुए हैं। इसमें कॉर्नर पे लगे हुए हैं, जहाँ पे इसमें कोनों के साथ साथ केंद्र में और इसके कोनों के साथ साथ फलकों में। इसमें कॉर्नर्स एज ओनली कॉर्नर्स, इसमें कॉर्नर्स एज वेल एज बॉडी सेंटर, कॉर्नर्स एज वेल एज फेस सेंटर एटम्स। तो इसमें ऐसा अरेंजमेंट होता है। तो जो अरेंजमेंट इसमें है, जो परमाणु इसमें लगे हुए हैं, उन एटम्स में से एक एटम पूरे क्रिस्टल के अंदर, क्रिस्टल जालक के अंदर कितने परमाणुओं को टच करता है, कितने अदर एटम्स को टच करता है, वो होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। और एससीसी के लिए इसकी वैल्यू होती है 6, इसके लिए होती है 8 और इसके लिए कितनी होती है 12। ये तो आपको कैसे याद रहेगा? ये याद रहेगा आपको 1 2 का 4। कैसे याद रहेगा? 1 2 का 4। इसे आप याद कर लीजिए 6 8 12, 6 8 12, 6 8 12। उसके बाद हम पढ़ेंगे डर में संबंध। क्या? डर में संबंध, DAR, डर में संबंध। अभी बताऊंगा डर में संबंध है क्या, डर क्या है DAR। देखिए, हम सबसे पहले देख लेते हैं कहीं में ए में और आर में संबंध। एससीसी इकाई सेल के लिए, एससीसी यूनिट सेल के लिए A = 2R, इसके लिए 4R = केंद्र में होकर जाता है तो केंद्र वाला होता है हमारा A√3। ये क्या होगा हमारा? 4R = A√2। ये इनके संबंध होते हैं। ए क्या होता है हमारा? ए होता है हमारी एज लेंथ, कोर की लंबाई। आर क्या होता है हमारी? परमाणु त्रिज्या। आर क्या होती है? एटॉमिक रेडियस। ठीक उसी प्रकार अब ये डी का भी इनके साथ संबंध देखना होता है, DAR, डर में संबंध, डर। अब ये डी क्या होता है? मान के चलिए हमारे पास में 2 एटम्स हैं, परमाणु है, ये इनके केंद्र के बीच की दूरी ये है। जो 2 परमाणु एक दूसरे को टच करते रहते हैं, स्पर्श करते रहते हैं, उनके बीच की जो दूरी होती है, इसे बोलते हैं हम क्या? डी। इसे क्या बोलते हैं हम? डी। डी से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है? डी। और इसकी कुल वैल्यू डी की कितनी होती है? देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R, कितना? D = 2R। यानी कि जहाँ पे भी हमें 2R दिखागा, हम उसे किससे रिप्लेस कर सकते हैं? D से। यहाँ पे देखिए, 2R की जगह हम क्या यहाँ पे लिख दीजिए? D लिख दीजिए। यहाँ से 2R कैसे बनेगा? 2 को नीचे भेज दीजिए तो D = A√3/2। यहाँ से 2 नीचे भेज दीजिए। जैसे आप यहाँ से 2 नीचे भेज देंगे तो यहाँ पे 2R रह जाएगा। 2R को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? D से। D = A√2/2 कर लेंगे आप इसे। अब इसके बाद करते हैं हम PE,
पी का क्या मतलब होता है? पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन दक्षता। देखिए आप थोड़ा सा फोकस कीजिए, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन दक्षता। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है? एक यूनिट सेल में, एक इकाई सेल में जितने एटम्स है, जितने परमाणु है, वो उस इकाई सेल का कितना स्थान घेरते हैं। जैसे आपके पास एक रूम है, उसमें बहुत सारा सामान रखा हुआ है, तो वो जितना उसका रूम का जितना भी वॉल्यूम, आयतन जितना भी घेर रहे हैं, उससे आपको प्रतिशत में बताना होता है, परसेंटेज में बताना होता है। वही क्या होती है? उसकी पैकिंग एफिशिएंसी। यहाँ केवल कोनों पे है, कोनों के साथ साथ केंद्र पे भी है, और यहाँ कोनों के साथ साथ फलक पर भी है, तो पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ेगी, संकुलन दक्षता बढ़ेगी, क्योंकि परमाणु भी बढ़ रहे हैं। यहाँ एक परमाणु है, यहाँ दो परमाणु है, यहाँ पे 4 परमाणु है, एटम्स, तो पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ेगी। इसकी पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन दक्षता होती है 52%, इसकी होती है 68%, इसकी होती है कितनी? 74%। ज़्यादा परमाणु ज़्यादा स्थान, इससे आपको याद रह जाएगा। और लास्ट बचता है हमारा क्या? वॉइड्स। वॉइड्स होती है हमारी रिक्तियाँ। क्या होती है? रिक्तियाँ। रिक्तियाँ का मतलब होता है उस इकाई सेल में कितना स्थान खाली है। अभी देखिए आप एससीसी में कितना भरा हुआ है? 52%, तो खाली कितना होगा? 48%। इसका कितना है? 68%, तो खाली कितना होगा? 32%। और इसका 74% भरा हुआ है, तो कितना खाली होगा? 26%। ओवरऑल आपको अगर ये टेबल याद है तो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन जरूर हो जाएंगे। अब न्यूमेरिकल में देखिए आपको कैसे हेल्प करेंगे, आप इसे नोट कीजिए, तब तक मैं इसे रब कर देता हूँ। ये बहुत ही आसान है, अगर आप अच्छे से करेंगे तो हो जाएगा। 4 टॉपिक है, बस ये 4 टॉपिक याद कर लीजिए, आपको सब कुछ याद रहेगा इस चैप्टर में से। बाकी कुछ भी चीज़ आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। यस, देखिए इसमें से जो दूसरा हमारा टॉपिक होता है वो होता है डेंसिटी के न्यूमेरिकल। क्रिस्टल के घनत्व, क्रिस्टल का घनत्व ज्ञात कीजिए, फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। इस प्रकार का न्यूमेरिकल आएगा। अभी मैं आपको ओवरऑल कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको केवल एग्जाम का वो चीज़ बता रहा हूँ। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप इन्हें पढ़कर जाइए, आपको जरूर मिलेगा इनसे। इनसे लग नहीं आता है कभी भी। डेंसिटी, घनत्व। अब डेंसिटी का फॉर्मूला है Z इंटू MNA इंटू A3। देखिए बहुत आसान है, इसे आप याद रखेंगे। ये घनत्व है D, डेंसिटी, इसे याद रखिए आप जमुना से। कैसे याद रखें आप इसे? जमुना से। जमना, जमना। अब जेड क्या है? प्रभावी परमाणु की संख्या। ये कहाँ से पता लगेगा? ये पता लगेगा एससीसी, बीसीसी या एफसीसी। कुछ ना कुछ नाम जरूर बोलेगा क्वेश्चन में। अगर इनमें से जिसका भी नाम आएगा, अगर एससीसी आया तो जेड की वैल्यू 1 लेंगे, बीसीसी आया तो 2 लेंगे, एफसीसी आया तो कितना? 4। अभी टेबल में देखा है हमने 1 2 का 4। एम कहाँ से मिलेगा? एम होता है मोलर मास। मोलर मास मतलब मोलर द्रव्यमान। ये हमेशा आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। जिस धातु का जिक्र करेगा उस क्वेश्चन के अंदर उसका मोलर मास आपको चाहिए, उसका मोलर मास आपको चाहिए, मोलर द्रव्यमान चाहिए। जैसे मैं कॉपर लिया तो इसका मोलर द्रव्यमान होता है 63.5 ग्राम पर मोल। तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो ये आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एम कहाँ से आएगा? एन क्या होता है? एवोगैड्रो संख्या, एवोगैड्रोज नंबर। और ये फिक्स है पहले से ही 6.022 इंटू 10 टू की पावर 23। अब ये पहले से ही फिक्स है, तो क्या टेंशन लेनी इसकी। ए क्या है हमारी? ए है हमारी कोर की लंबाई, एज लेंथ। और एज लेंथ आपको गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे हमें पता लग जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कॉपर की धातु है, एक कॉपर की धातु है, देयर इज़ अ कॉपर मेटल। और वो कॉपर की मेटल एक बीसीसी इकाई सेल के अंदर लगाई गई है, क्रिस्टलीकृत की गई है। एक कॉपर मेटल इज क्रिस्टलाइज्ड इनटू बीसीसी यूनिट सेल। एक कॉपर की धातु बीसीसी इकाई सेल के अंदर क्रिस्टलीकृत की जाती है, जिसकी कोर की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। वूज एज लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। वूज एज लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। तो उस क्रिस्टल का घनत्व ज्ञात कीजिए। एक कॉपर की धातु बीसीसी का सेल में क्रिस्टलीकृत की जाती है, जिसकी कोर की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। क्रिस्टल का घनत्व ज्ञात कीजिए। एक कॉपर मेटल इज क्रिस्टलाइज्ड इनटू बीसीसी यूनिट सेल, वूज एज लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल। तो आप इसे कैसे करेंगे? देखिए अब आपके पास में बीसीसी का क्या मतलब होता है? बीसीसी का मतलब जेड की वैल्यू आपको कितनी लेनी है? 2। तो ये पहले से ही पता है आपको। अच्छा कॉपर है तो कॉपर का नीचे भार भी दिया जाएगा, जो कि मैंने ऊपर लिख दिया है, वैसे आपको नीचे दिया जाएगा कितना? 63.5 ग्राम। एन क्या है? अवोगैड्रो संख्या आपको पहले से ही पता है। और ए क्या हमारी कोर की लंबाई, जिसकी कोर की लंबाई एज लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर। ये आपको रखनी भी होती है कहीं में सेंटीमीटर में ही, अगर मीटर में दे देता है तो कन्वर्ट कीजिए सेंटीमीटर में। और जो भी आपको सोल्व करने के बाद आंसर आएगा, आप उसके बाद में लिख देंगे क्या? डेंसिटी इज इक्वल्स टू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या लिख देंगे? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यही इसका आपका आंसर होगा।
बट कभी कभी इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आता है कि क्योंकि ये भी आपको दिया है, ये भी आपको दिया है, ये आप इससे पहचान लेते हैं, तो बस यही तो चाहिए ओवरऑल। तो इससे थोड़ा सा बढ़ा के क्वेश्चन दे देता है। तो बढ़ा के क्वेश्चन क्या आएगा, एक बार वो भी देख लीजिए। क्या करता है, कभी कभी ए नहीं देता आपको, बिल्कुल सेम ये क्वेश्चन रखेगा, बस ए का जिक्र नहीं करेगा, कोर की लंबाई, एज लेंथ का जिक्र नहीं करेगा, इसकी जगह जिक्र करेगा कहीं का एटॉमिक रेडियस। गिवन हो गया आपको परमाणु त्रिज्या। और जब परमाणु त्रिज्या आपको गिवन हो, जैसे मैं अभी देखता हूँ, एक कॉपर की धातु है, एक कॉपर मेटल जो क्रिस्टलाइज हुई है कहीं में BCC में, जिसकी परमाणु त्रिज्या, जिसकी एटॉमिक रेडियस है 20 सेंटीमीटर। तो क्रिस्टल का घनत्व ज्ञात कीजिए। अब उस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में बस एक ही चीज़ का अंतर है। अंतर क्या है, वहाँ पे ए दिया गया था, यहाँ पे आर दिया गया है। आपको टेंशन नहीं लेनी है। अब भी यही फॉर्मूला लगेगा डेंसिटी निकालने के लिए, बट आपको क्या करना होगा, अब आपको ध्यान देना होगा किस प्रकार की इकाई सेल है, किस प्रकार की है, BCC। किस प्रकार की है, BCC। और मैंने अभी एक टेबल बनवाई थी, उस टेबल में मैंने BCC के लिए ए में और आर में संबंध लिखवाया था, ए में और आर में रिलेशन लिखवाया था। अभी आप चेक करिए, 4r = a√3 होगा। कितना होगा, 4r = a√3। आर की वैल्यू आप यहाँ पुट कीजिए, आर की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे, ए की वैल्यू आपको निकल कर आ जाएगी। जो वैल्यू ए की निकल कर आएगी वो वैल्यू आपको कहाँ पुट करनी है, यहाँ पे। बाकी सारी चीज़ें आपके पास में है ही, तो क्या निकल जाएगा, आपकी डेंसिटी निकल जाएगी। तो ये इसका सबसे टफेस्ट न्यूमेरिकल होता है, मतलब जब दो को कंबाइन कर लेता है। तो ये आसान है आपके लिए, आप इसे नोट कीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अपने थर्ड टॉपिक की ओर। ओके स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड टॉपिक होगा, पहला क्या है हमारा, टेबल याद रखिए। दूसरा क्या है हमारा, डेंसिटी का न्यूमेरिकल। और तीसरा घनत्व का न्यूमेरिकल होने के बाद अब हम बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा रिपीट होता है क्वेश्चन, वो होता है SCC, BCC और FCC की पैकिंग एफिशिएंसी ज्ञात कीजिए। इनकी संकुलन दक्षता फाइंड आउट करनी है आपको। फाइंड आउट द पैकिंग एफिशिएंसी, या तो इसकी बोल देता है या इसकी। और मैं आपको अगर अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो सबसे ज़्यादा कहीं की बोली जाती है, FCC की पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड आउट कीजिए। तो ये पैकिंग एफिशिएंसी संकुलन दक्षता अभी आपको याद होगी, टेबल में कितनी थी 52, ये कितनी थी 68 और ये कितनी थी 74। अब वही चीज़ मैं आपको फाइंड आउट करके दिखा रहा हूँ वो कैसे आती है। और ये कभी कभी आ जाती है कि आप इसे फाइंड आउट करके दिखाइए कैसे आती है 52। तो देखिए आपको कैसा करना है। जैसे क्वेश्चन आ गया कि फाइंड आउट द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ FCC यूनिट सेल। FCC इकाई सेल के लिए, फलक केंद्रित इकाई सेल के लिए संकुलन दक्षता ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, हमारे पास में संकुलन दक्षता निकालने का, पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला बिल्कुल फिक्स है, फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होगा। 4/3πr³ × 100 और × a³। ये क्या हमारा पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला, बस आप इसे याद कर लीजिए। देखिए जेड तो आपको पता ही है, ये क्या है 4/3πr³, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। a³ क्या है हमारा, एज लेंथ। तो ये चीज़ें आपको बहुत आसानी से दिमाग में चली जाएगी, एक बार आप लिख कर देखिए, आपको याद हो जाएगी खुद ब खुद ही। अब मान के चलिए कि आपको SCC की संकुलन दक्षता ज्ञात करनी है, तो आपको करना क्या है, देखिए सब जैसे ये होगा ऐसे ही बाकी सब में होगा। SCC के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है 1, पता है आपको। SCC के लिए एक ए में और आर में क्या रिलेशन होता है, A = 2r, ये हमने टेबल से पता है। बस ये वैल्यू आपको फॉर्मूले में पुट करनी है। अगर यहाँ पे BCC आ जाए, क्या आ जाए BCC, तो जेड की वैल्यू कितने लेंगे 2, और जो उसका रिलेशन होगा वो क्या होगा 4r = a√3। FCC आ जाए तो कैसे लेंगे, जेड की वैल्यू कितने लेंगे 2 और A = क्या लेंगे 4r = a√3। ये आपको कहाँ पे पुट करना है, इसमें। क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए तो हमें नियतांक वगैरह सब A वगैरह हटाने पड़ेंगे। जेड की वैल्यू कितनी 1, 4/3πr³ × 100। अब एक ही जगह आपको क्या रखना है 2r, 2r की क्यूब कितना होगा 8r³। दिख गया आपको कितना होगा 8r³, कितना होगा हमारा 8r³। ये A = 2r रखा, 2r का क्यूब कितना होगा 8r³। ये रखने के बाद r³ से r³, 4 से 8 कितनी बार 2 बार। देखिए क्या बचा हमारा π/6 × 100। पाई की वैल्यू 22/7। आप डायरेक्ट रख के सोल्व कीजिए, पर आपकी वैल्यू कितनी आएगी 52% आएगी। सबसे बड़ी बात, आपको जो ये वैल्यू है ना आपको डायरेक्ट रखनी है, वहाँ पे सोल्व भी नहीं करनी, क्योंकि ये फिक्स है। इसके लिए 52%, BCC के लिए 68% और उसके लिए 74%। तो ये फिक्स है, तो इसलिए आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी अगर आपको जिसकी भी निकालनी हो, ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगाइए, जेड की वैल्यू बदलिए, टेबल याद रखिए। इसके लिए बिल्कुल आसान है, टेबल याद रखना और ये पुट करने के बाद ओवरऑल सोल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है स्टूडेंट्स, आप BCC के लिए और FCC के लिए खुद निकाल के देख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है FCC के, आप उसके लिए खुद निकाल के देख लीजिए, आपको कंफर्म हो जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं कमेंट बॉक्स से आपको सॉल्यूशन दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट टॉपिक है 4th टॉपिक, और वो क्या है? डिफेक्ट्स इन आयनिक सॉलिड। डिफेक्ट्स इन आयनिक सॉलिड, आयनिक ठोस में दोष। आयनिक ठोस में दोष, देखिए कितना आसान है, इससे आसान टॉपिक कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। आयनिक का मतलब होता है जहां आयंस हो, आयंस मतलब प्लस और माइनस, कैटायन एनायन, धनायन और ऋणायन। आयनिक ठोस, ठोस का क्या मतलब होता है? जिसमें परमाणु की व्यवस्था लगातार हो। अब ये देखिए आप, हमारे पास में ये एक ठोस है। अब आप बोलेंगे कि सर ठोस तो इतने दूर दूर होते ही नहीं है, तो द्रव और गैस की जैसे बना रहे हैं आप, तो ऐसा नहीं है। ये ठोस बहुत बहुत पास थे, हमने कैमरे से मतलब वाइड जूम कर रखा है। अगर आप बिल्कुल पास रख के इनकी स्टडी करोगे तो आपसे नहीं होगा। जब स्टडी की जाती है तो वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे नहीं, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे की जाती है। सॉरी, उल्टा बोल दिया, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, बहुत सूक्ष्मदर्शी स्तर पर पढ़ाई की जाती है। उस दौरान हम इसे जूम करके समझते हैं, अदरवाइज कुछ भी समझ नहीं आता है। तो यहाँ पे कैटायन एनायन प्लस माइनस, ये एक ठोस है, आयनिक ठोस है जिसमें प्लस और माइनस उपस्थित है, ये उसके परमाणु है। ओके स्टूडेंट्स, यस, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर, ऐसे कनेक्ट हैं। अब दोष का क्या मतलब होता है? जनरली आप देखिए, दोष का मतलब होता है कमी आना, किसी ठोस में कमी आना। जब हम किसी ठोस का अध्ययन करते हैं तो अध्ययन के दौरान एक चीज़ ये पता लगती है कि किसी ठोस में कमी आ जाती है। जैसे क्या? जैसे SCC संकुलन दक्षता आनी चाहिए 52%, पैकिंग एफिशिएंसी आनी चाहिए 52%, और वो आई है कितनी? 85%। तो इसका मतलब उस ठोस में कुछ कमी है, उसमें व्यवस्था उस प्रकार नहीं है जैसे उसमें होनी चाहिए थी। पर ये दोष जो होते हैं ना, बहुत ही कम मात्रा में आते हैं, बहुत ही कम अमाउंट में आते हैं, 0.01% से भी कम, ज़्यादा ये प्रभावित नहीं करते। बट जो डिफेक्ट्स है वो आते क्यों हैं? जैसे हम ठोस है हमारे पास में, हम उसे गर्म कर रहे हैं, तो आपको पता है जब सॉलिड को हीट किया जाता है तो उसके एटम्स मूवमेंट करने लगते हैं। मूवमेंट करने के बाद उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू आनी थी वो वैल्यू चेंज हो जाती है, तो उसमें डिफेक्ट आ जाता है। प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, उससे भी डिफेक्ट आ जाता है। तो हमारे पास में जो दोष है, डिफेक्ट है, वो दो पढ़ने हैं हमें। एक तो कौन सा हमारा? शॉर्ट की, हिंदी में भी ऐसे ही बोला जाता है, शॉर्ट की दोष और फ्रैंकल दोष। और दूसरा कौन सा है हमारा? फ्रैंकल डिफेक्ट। तो देखिए शॉर्ट की और फ्रैंकल को आप कैसे करेंगे, पहले समझते हैं हम शॉर्ट की दोष। बड़े ध्यान से समझिए, बहुत आसान है। शॉर्ट की दोष, जब किसी आयनिक ठोस में से समान संख्या में धनायन और ऋणायन, समान संख्या में मतलब जितने धनायन जाएंगे उतने ऋणायन भी जाएंगे कहाँ, वो अभी बात करेंगे। जब किसी आयनिक ठोस में से समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने जालक बिंदु को छोड़कर, अपने लैटिस पॉइंट को छोड़कर, जालक बिंदु मतलब जहाँ पे बैठा हुआ है, जैसे यहाँ पे इसका जालक बिंदु है, लैटिस पॉइंट है, अपने जालक बिंदु को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर निकल जाए, तो इस प्रकार के दोष को शॉर्ट की दोष कहा जाता है। शॉर्ट की दोष में ऐसा होता है, जैसे आपकी क्लास में 10 बॉयज़ है, 10 गर्ल्स है, तो अगर एक बॉयज़ बाहर निकलेगा तो एक गर्ल्स भी बाहर निकलेगी, अगर 2 बॉयज़ बाहर निकलेंगे तो 2 गर्ल्स भी बाहर निकलेगी। यहाँ पे भी ऐसा ही है, तो अगर 2 पॉजिटिव बाहर निकलेंगे तो 2 निगेटिव भी बाहर निकलेंगे। तो जब किसी सॉलिड में से 2 धनायन, समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने जालक बिंदु को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं, तो इस प्रकार के दोष को शॉर्ट की दोष कहा जाता है। इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट, सेम नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस लीव्स देयर लैटिस पॉइंट एंड गो आउट फ्रॉम द क्रिस्टल। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड शॉर्ट की डिफेक्ट। तो शॉर्ट की डिफेक्ट में कुछ नहीं है, जितने धनायन जाएंगे उतने ही ऋणायन जाएंगे। अब फ्रैंकल दोष में क्या होता है, अब इनमें अंतर के भी बारे में बात करेंगे। फ्रैंकल में क्या होता है? फ्रैंकल में मैं आपको बताऊं, धनायन और ऋणायन में ऋणायन का आकार सामान्यतः बड़ा होता है। जनरली द साइज ऑफ निगेटिव इज लार्जर इन कंपैरिजन टू पॉजिटिव। तो कैटायन, तो इस चीज़ का ये इसमें देखा गया है। देखिए जब धनायन का आकार छोटा होगा, अब आपको पता है कि जो अंतराण्विक स्थान होता है, ठोस के बीच में जो स्थान होता है, अभी तो हमने बड़े करके देख रहे हैं। सॉलिड्स के अंदर जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, बीच का स्थान, इसे बोलते हैं अंतरकाश स्थान, इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। ये बहुत ही कम होता है ठोसों में, आपको पता है ठोस बहुत पास होते हैं। तो जब ये अंतरकाशी स्थान बहुत कम होता है, तो इसमें कोई अगर परमाणु आएगा उसका साइज भी क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। और धनायन का आकार क्या होता है? छोटा। तो इस दोष में क्या होता है, जब कोई छोटे आकार का धनायन अपने मुख्य स्थान को छोड़कर अंतरकाशी स्थान में प्रवेश कर जाता है, कहाँ पे? इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रवेश कर जाता है, तो इस प्रकार के दोष को फ्रैंकल दोष कहा जाता है। आपने सुनी होगी
मेंढक की कहानी में बताया जाता है एक कुएं में 10 मेंढक थे, उनमें से एक मेंढक मर गया, तो कुएं में कितने मेंढक बचे? बोलते हैं कि 9 बचे। अरे मेंढक तो कुएं में ही है ना बेबी, जब वो उसके अंदर ही है तो वहाँ पे 10 के 10 मेंढक है। अब बात यह है कि ये शॉर्ट की दोस्त में तो वो बाहर निकल जाते थे, पर ये अभी मतलब यहाँ से बाहर नहीं निकला, अभी भी यहीं पड़ा हुआ है, कुएं में ही पड़ा हुआ है, मतलब ठोस के अंदर ही है। तो इस प्रकार के दोष को क्या बोला जाता है? फ्रैंकल दोष, फ्रैंकल डिफेक्ट। पर इसमें कभी भी कौन नहीं जाता? ऋणायन नहीं जाता है। कौन जाता है? हमारा धनायन, क्योंकि इसका आकार क्या होता है? छोटा। तो आप इससे समझ गए शॉर्ट की में जब समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने मुख्य स्थान को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं तो शॉर्ट की, और जब कोई छोटे आकार का धनायन अपने मुख्य स्थान को छोड़कर क्रिस्टल जालक के अंदर प्रवेश कर जाता है तो फ्रैंकल। इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट ए स्मॉल साइज ऑफ कैटायन लीव्स देयर लैटिस पॉइंट एंड एंटर्स इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड फ्रैंकल डिफेक्ट। मैंने दोनों को हिंदी इंग्लिश में बता दिया है, आप इसे याद रखेंगे। अब बस अंतर देख लेते हैं शॉर्ट के और फ्रैंकल में क्या अंतर है। सबसे पहला अंतर अगर आप लिखना चाहते हैं तो परिभाषा, दोनों की डेफिनेशन लिखिए, डेफिनेशन ऑफ बोथ। जैसे आप परिभाषा लिख देंगे तो क्लियर। फ्रैंकल में आइए, फ्रैंकल में भी क्या, इसकी परिभाषा लिख दीजिए, एक डिफरेंस पूरा। दूसरा है हमारा क्या? दूसरा होता है हमारा, देखिए जब इसमें से दोनों एटम बाहर निकल जाएंगे तो उनमें कुछ भार भी होगा, मास भी होगा, और आपको पता है घनत्व बराबर होता है भार बटे आयतन। डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, घनत्व बराबर भार बटे आयतन। जब परमाणु बाहर जाएंगे तो उसमें भार होगा, तो क्रिस्टल का घनत्व घटेगा, क्रिस्टल का भार भी घटेगा, क्योंकि इसमें से बाहर जा रही है चीज़ें तो उनका वजन होगा, वजन कम होगा, तो मास घटेगा तो डेंसिटी भी घटेगी। यानी कि शॉर्ट की दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है, जबकि फ्रैंकल दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व नहीं घटता है, क्योंकि वो यहाँ से हटके यहीं पे चला गया है, बाहर तो नहीं गया, अब भी इसी के अंदर है। और तीसरा अंतर क्या है हमारा? इसमें धनायन और अनायन ऋणायन का आकार समान होना चाहिए। क्यों? धनायन और ऋणायन का समान आकार होगा तभी वो दोनों एक साथ बाहर जा सकते हैं। और अगर हम बात करें ऋणायन का, तो ऋणायन का आकार कैसा होना चाहिए हमारा? इस वाले में फ्रैंकल दोष में क्या होना चाहिए? फ्रैंकल दोष में क्या होना चाहिए? ये थोड़ा वीडियो की प्रॉब्लम हो रही है इसलिए मुझे बार बार जाना पड़ रहा है। फ्रैंकल दोष में क्या होना चाहिए? ऋणायन का आकार बड़ा होना चाहिए और धनायन का आकार छोटा होना चाहिए, तभी तो वे इसमें चले जाएगा। तो ओवरऑल हमें पता लग गया है कि शॉर्ट की और फ्रैंकल दोष में क्या अंतर होता है। तो ये 3 अंतर है जिसके थ्रू आप इसे याद रख सकते हैं। ये चैप्टर हमारा ओवरऑल कंप्लीट हुआ। इसके क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है, ये 4 टॉपिक बहुत अच्छे से कीजिए, आपका ठोस अवस्था पूरा हुआ। ओके स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।